परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए, पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा योग का विश्वविद्यालय है, जिसने पूरी दुनिया में जिस संस्थान ने योग को पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है, ऐसे पतंजलि योगपीठ संस्थान के प्रमुख योग के प्रचार के केंद्र पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की संगोष्ठी में शामिल हो रहे सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करते हुए, यहाँ पर उपस्थित आचार्य निधीश जी, आचार्य नरेंद्र यादव जी, बहन आरती यादव जी के साथ साथ जितने भी पांडे जी से लेकर इस संगोष्ठी को सफल बनाने में लोग लगे हुए हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए कि उन्होंने कोरोना के काल में एक बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये बहुत अच्छी एक माला गुथी है जिसमें आपको बहुत बड़े विद्वानों का सानिध्य घर बैठे मिल रहा है। आज का जैसा विषय का आदेश मुझे हुआ है कि भारत को आरोग्य कैसे मिले, हमें आरोग्य एलोपैथी से मिल सकता है या आयुर्वेद से मिल सकता है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक बड़ी बहस पूरे देश में चली, जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आयुर्वेद से कोरोना का इलाज हो सकता है, दूसरी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो अपने देश में अभी भी कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग काम करते हैं जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन जिनकी आस्था, जिनकी निष्ठा भारत के बाहर है। अंग्रेजों ने हमें राजनीतिक गुलाम बनाया, उस राजनीतिक गुलामी के बाद अभी भी कुछ लोगों और कुछ संस्थाओं में मानसिक गुलामी है। वो आयुर्वेद को सूडो साइंस कहते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद कोई विज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं यद्यपि आयुर्वेद का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी के चरणों में जो आयुर्वेद को देखा, जो आयुर्वेद को जाना, जो विद्वानों से सुना, उसको जब हम गहराई से चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि इस भारत को यदि आरोग्य मिल सकता है तो केवल और केवल आयुर्वेद के रास्ते पर मिल सकता है। देखिए, अभी पूज्य स्वामी जी महाराज रोज हमें सुबह सुबह बताते हैं कि इस पूरी दुनिया में ऐसी हजारों दवाइयां हैं जिनके ऊपर बैन लगाया जा चुका है या आने वाले समय में बैन लगाया जाएगा, जिनके साइड इफेक्ट हैं। हम यदि आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का प्रारंभ ब्रह्मा जी से माना गया है। ये सनातन है, ये बहुत पुरातन है। इसको हम यदि ईसा पूर्व, ईसा पश्चात के बात करें, हम यदि पांडुलिपियों की दृष्टि से देखें तो हम इसको 2,500-3 हजार साल पुराना कह सकते हैं। लेकिन यदि हम इस विज्ञान की बात करें तो रामायण काल में भी आयुर्वेद था, महाभारत काल में भी आयुर्वेद था और रामायण से पहले भी आयुर्वेद था। यह आयुर्वेद 10 लाख साल से लेकर जितनी पुरानी सृष्टि है उतना पुराना ये हो सकता है। और अभी भी यदि हम गूगल करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरी दुनिया का जो सबसे पहला ब्रांड है वो भारत के आयुर्वेद का ब्रांड है, वो च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश पूरी दुनिया का सबसे पहला ब्रांड है, सबसे पहला पुराना ब्रांड है। अब देखिए, हमारे देश में डॉक्टर बहुत हैं, हॉस्पिटल बहुत हैं, यद्यपि वो संख्या भारत के गांवों की दृष्टि से देखा जाए तो पर्याप्त नहीं है। लेकिन इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल होने के बाद भी 150 सालों से, लगभग 1850 के बाद से लगातार एलोपैथी हमारी राजकीय चिकित्सा पद्धति बनी हुई है। एलोपैथी से ही चिकित्सा होती है। तो भी इन 150 सालों में बीमारियों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बीमारियों की संख्या बढ़ी है। आज यदि एक एक बीमारी की हम बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दोनों प्रकार की बीमारियां इस आज़ादी के बाद, इस एलोपैथी के आने के बाद बढ़ी हैं। हम यदि एक एक बीमारी की बात करें तो जैसे मैं टीबी की बीमारी की बात करूं तो टीबी की बीमारी के 23 लाख नए केस हर साल आते हैं। अपने भारत में 40 करोड़ लोगों के शरीर के अंदर टीबी के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, जिनको अगर उचित वातावरण मिले तो वो टीबी का रोग पैदा कर सकते हैं। एड्स की बात करें तो पूरी दुनिया में तीसरा नंबर भारत का आता है। 1 लाख नए केस हर साल आते हैं। 20 लाख से अधिक रोगी एड्स के भारत में हैं। अगर हम बात करें डायबिटीज की तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के मामले में भारत डायबिटीज की राजधानी है। हर 10वें 12वें व्यक्ति को डायबिटीज है। 7 करोड़ से अधिक रोगी डायबिटीज के भारत में हैं और 2040 तक ऐसा माना जाता है कि 15 करोड़ रोगी डायबिटीज के हो जाएंगे। यदि दिल की बीमारियों की बात की जाए तो 2005 में 4 करोड़ लोगों को दिल की बीमारियां थी। आज हम यदि बात करें तो लगभग 6 करोड़ लोगों को तो दिल की गंभीर बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हर शहर में रहने वाले चौथे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है
और गांव में रहने वाले हर 10वें व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। थायराइड की बात करें तो हर 10 में से 1 व्यक्ति को थायराइड है। कैंसर की बात करें जो पूरी दुनिया में और भारत में मौत के 10 बड़े कारणों में से एक है, हर साल 10 नए कैंसर के रोगी आ जाते हैं और भारत में अभी 30 लाख से अधिक कैंसर के रोगी हैं। दमा अस्थमा की बात करें तो 2.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको दमा और अस्थमा है। जोड़ों के दर्द की बात करें तो जोड़ों का दर्द WHO की मैं यदि बात करूं जो कहता है कि पूरी दुनिया में मेरी ठेकेदारी है, और आप सबने देखा होगा अभी जो कोरोना आया, ये कोरोना बहुत छोटा वायरस है, इतना छोटा है कि आप इसको नंगी आंखों से देख नहीं सकते। पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि 4 लाख से अधिक लोग कोरोना के कारण मर चुके हैं। ये संख्या और अधिक हो सकती है, इसकी रिकॉर्डिंग कितनी हुई है ये इसके ऊपर निर्भर करता है। और कई करोड़ लोगों के अंदर से कोरोना होकर निकला है। इस सारे लोगों के शरीर में जितना कोरोना हुआ है वो सब एक चम्मच भर कोरोना रहा है। तो मतलब इतना छोटा वायरस जिसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उस वायरस ने पूरे देश को, पूरी दुनिया को घुटनों के बल ला दिया और बता दिया कि ये जितनी हेल्थ की रिसर्च है, जितनी मेडिकल की रिसर्च है, जितनी ये संस्थाएं बनाई हुई हैं, ये सब झूठ है। एक छोटे से वायरस से भी पूरा हेल्थ सिस्टम लड़ नहीं सकता। अमेरिका जिसका सिस्टम बहुत एडवांस माना जाता है वो भी घुटनों के ऊपर आ गया एक छोटे से वायरस के कारण। उसको जेसीबी लगाकर कब्र खोदनी पड़ी छोटे से वायरस के कारण। उसको न्यूयॉर्क जैसे शहर की इमरजेंसी के बाहर फ्रीजर वाले ट्रक लगाने पड़े ताकि लाशों को मोर्चरी में नहीं रखने के लिए जगह बची तो सीधे आइसक्रीम ढोने वाले ट्रक के अंदर उनको भरा जा सके। तो ऐसी हालत अमेरिका में कोरोना नाम के छोटे से वायरस ने कर दी। तो WHO जो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य का ठेकेदार है, तो मैं बात कर रहा था जोड़ों के दर्द की, तो WHO ने 2000 के साल में 20 साल पहले ये सोचा था कि जोड़ों के दर्द बहुत बढ़ेंगे, तो उन्होंने 2001 से लेकर 2010 तक हड्डी की बीमारियों का दशक घोषित किया था। और हड्डी की बीमारियों का दशक घोषित करने के बाद उन्होंने सोचा था कि 10 साल में हम जोड़ों के दर्द की सारी बीमारियां ठीक कर देंगे। बीमारी तो ठीक नहीं हुई, वो बीमारियां बढ़ती गई। और आज हम बात करें तो केवल भारत में 16 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको आर्थराइटिस है, जिनको हड्डियों की, जोड़ों की बीमारी है। हम यदि और बीमारियों की बात करें, हम अगर लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें तो 40 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कोई ना कोई एक लाइफस्टाइल डिजीज है। 50 साल से ऊपर की बात करें तो 2 से 3 है। 60 साल से ऊपर की बात करें तो 4 से 5 लाइफस्टाइल डिजीज हैं। और अभी तो 20-20 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आना शुरू हो गया। तो ये अपने भारत में स्वास्थ्य की बीमारियों की स्थिति है। अब यदि हम अपने भारत में बात करते हैं, कई बार लोग जब एलोपैथी का तर्क देते हैं तो वो कहते हैं जी एलोपैथी आने के बाद जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत बढ़ गई है, उम्र बहुत बढ़ गई है। एवरेज लाइफ पहले 50 साल होती थी, 40 साल होती थी, अब वो 70 साल होने लगी है। वो भी एक बड़ा झूठ फैलाया जाता है। पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1940 के दशक में या 1910 के दशक में ली जाती है तो वो विश्व युद्ध का समय था, वहां युद्ध में बहुत लोग मारे गए हैं। हम यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हमारे यहां भगवान राम से लेकर जितने राजा हुए हैं वो कोई भी 100 साल से पहले जीवित नहीं रहा। और भारत की तो जो परंपरा चतुर्वर्णाश्रम की है वो 75 साल के बाद तो सन्यास शुरू होता है। और सन्यास लेने के बाद व्यक्ति घर में बिस्तर के ऊपर या वेंटिलेटर के ऊपर नहीं रहता था। 50 साल के बाद जब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता था तो समाज की सेवा करता था, घर से बाहर रहता था, सुख सुविधाओं से बाहर रहकर वो समाज की सेवा करता था। और 75 साल के बाद जब वो सन्यासी बनता था तो जंगल में रहता था। उसका स्वास्थ्य इतना मजबूत रहता था कि वो हिमालय की गुफा के -10 डिग्री टेम्परेचर में भी तपस्या कर सके। तो ऐसा स्वास्थ्य 75 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में अपने भारत में रहता था। महाराणा प्रताप इसी देश में पैदा हुए हैं, भीम इसी देश में पैदा हुए हैं और उन्होंने एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाई। अब हम बात करें भारत में हार्ट की, जैसे मैंने बात की कि हार्ट के रोगी बहुत हैं, बीपी बहुत है। भारत में 2 लाख हार्ट के ऑपरेशन अभी होते हैं और 20 लाख ऑपरेशन की आवश्यकता है। हर साल 1 लाख घुटने बदले जाते हैं। एक घुटना जब बदला जाता है तो 5 से 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। 10 लाख लोगों के घुटनों को बदलने की आवश्यकता भारत में है। किडनी 7000 बदली जाती हैं, लेकिन 2 लाख किडनियां बदली जाएं ऐसी आवश्यकता है। 1,93,000 लोग तो मर जाते हैं क्योंकि उनको किडनी नहीं मिलती। 35 से लेकर 65 साल की आयु के ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं भारत में इन बीमारियों के कारण पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स हैं, जो लाइफ के ईयर्स हैं, वो 1 करोड़
नष्ट हो जाते हैं, जिसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा हमें नुकसान होता है। और अभी हम भारत के बजट की बात करें, देखिए भारत में 70-80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो एलोपैथी का इलाज ले ही नहीं सकते। उनके लिए तो इलाज वही है, एलोपैथी का इलाज लेना तो दूर की बात है, वो किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाकर 500 रुपए के कंसल्टेंसी के चार्जेस नहीं ले सकते, इतने पैसे उनके पास नहीं। और किसी MBBS MD डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मान लीजिए उन्होंने कंसल्टेंसी की स्लिप कटवाई, तो 500 रुपए देकर स्लिप कटवाएंगे तो उसके बाद डॉक्टर से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। डॉक्टर 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक के फिर टेस्ट लिखता है, टेस्ट करवा लिए, उसके बाद गारंटी नहीं है कि बीमारी का ठीक पता लगेगा कि नहीं लगेगा। बीमारी का ठीक पता नहीं लगा या लगा, दवाई ली, तो दवाई लेने के बाद रोग ठीक होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दवा का साइड इफेक्ट क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, और आज सुबह मैं अपना जो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है पतंजलि योगपीठ का, उसमें डॉक्टर जो शोभित जी हैं उनसे मेरा मिलना हुआ, तो मैं उनसे ऐसे ही पूछने लगा कि फैटी लीवर का क्या हाल है, कितने लोगों को फैटी लीवर है। तो उन्होंने बताया कि हर 3-4 में से एक आदमी का फैटी लीवर है। इसका मतलब क्या है, ये जो लीवर और किडनी फेल हो रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है कि एलोपैथी की दवाओं के कारण ये फैटी लीवर होता है, ये किडनी फेल होने का काम हो रहा है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। और मैं यदि भारत के बजट की बात करूं तो अभी लगभग 23-24 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। उस 23-24 लाख करोड़ रुपए के बजट में 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का बजट भारत के हेल्थ का होता है। उसमें बहुत सा बजट तो अभी वैक्सीन में चला गया, कोरोना में चला गया, ऑक्सीजन के प्लांट और ऑक्सीजन के सिलेंडर में चला गया है। तो इस जो हेल्थ का बजट है, जिसको आप 40,000 करोड़ रुपए पकड़ लीजिए कि कोरोना को छोड़कर मान लीजिए वो दूसरी बीमारियों में प्रयोग होता है, तो उसमें केवल 2 से 3% बजट एलोपैथी, 97% बजट तो एलोपैथी को दिया जाता है, 2 से 3% बजट आयुर्वेद को दिया जाता है, जिसमें यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, योग है, इन सबको मिलाकर 3% बजट दिया जाता है। अब मैं आयुर्वेद की बात को एक बार छोड़ता हूं, केवल एलोपैथी की बात करता हूं। तो अभी भारत में जो बजट है उसके अनुसार जो खर्च किया जाता है, अब यदि हम उसको अमेरिका से कंपेयर करें तो अमेरिका का जो टोटल बजट है वो $4,000 मिलियन है। मैं ये आपको 3 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूं। तो $4,000 मिलियन में भारत जैसे अपने पूरे बजट का लगभग 2% खर्च करता है, अमेरिका 25% हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। तो $1,000 मिलियन मतलब लगभग 70 लाख करोड़ रुपए अमेरिका हेल्थ के ऊपर खर्च करता है। और अमेरिका की आबादी 35 करोड़ की है, भारत की आबादी 130 करोड़ की है, मतलब आबादी भारत की अमेरिका की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। तो अमेरिका जो 70 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, उसकी यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो भारत के बजट से मान लीजिए भारत में एक व्यक्ति के ऊपर एक साल में 300 रुपए खर्च किए जाते हैं, तो अमेरिका में एक व्यक्ति के हेल्थ के लिए 2.25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। अब अमेरिका में 2.25 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, 70 लाख करोड़ रुपए का केवल उनका हेल्थ का बजट है। भारत के बजट से भारत में एक आदमी के ऊपर जो खर्च किया जाता है उससे 720 गुना ज्यादा है। लेकिन अमेरिका की हम यदि हालत देखें तो उस अमेरिका में भी जो पूरी तरह से एलोपैथी के ऊपर निर्भर है, जहां पर डॉक्टर और मरीज का रेशो बहुत अच्छा है, मतलब डॉक्टरों की संख्या बहुत अच्छी है। अमेरिका में कोई ऐसे गांव नहीं है, कोई ऐसे उत्तराखंड या नागालैंड या अंडमान जैसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। हम अमेरिका की बात करें तो डॉक्टर और रोगी और नर्स का रेशो बहुत अच्छा है। हर 100 रोगियों के ऊपर बेड की संख्या बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल की संख्या बहुत अच्छी है। और अमेरिका के आदमियों की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, समझ बहुत अच्छी है, कुछ भी मैसेज वहां पर कन्वे करते हैं तो लोग समझते हैं। अपने यहां भारत में तो अभी भारत सरकार कैंपेन चला रही है कि हम कैसे हाथ धोएं, हाथ को कैसे रगड़ना है, आगे पीछे कैसे करना है, उंगलियां कैसे साफ करनी है। तो हम जहां पर साक्षरता में अमेरिका के कहीं आसपास नहीं है, तो उस अमेरिका में यदि 70 लाख करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए जाते हैं तो वो 70 लाख करोड़ रुपए भी खर्च करने के बाद क्या अमेरिका के सारे व्यक्ति स्वस्थ हैं? क्या अमेरिका में हार्ट अटैक नहीं होते? क्या अमेरिका में कैंसर नहीं होते? क्या अमेरिका में बीपी नहीं है? क्या अमेरिका में डायबिटीज नहीं है? क्या अमेरिका में घुटने नहीं बदले जाते? क्या अमेरिका में किडनी नहीं बदली जाती? क्या अमेरिका में लीवर का ट्रांसप्लांट नहीं होता? क्या अमेरिका में बाईपास सर्जरी नहीं होती? ये सारे काम 70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अमेरिका में होते हैं।
इसका मतलब क्या है कि ये एलोपैथी जहां इसका जन्म हुआ, जहां इसको सबसे ज्यादा प्रश्रय मिलता है, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर धन खर्च किया जाता है, सबसे ज्यादा जहां पर रिसर्च होती है, सबसे ज्यादा जहां पर नई दवाएं बनाई जाती हैं, और पूरी दुनिया में देखिए दवा कंपनियों की बात करें तो दवा कंपनियां पूरी दुनिया में सबसे अमीर कंपनियां हैं। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन का। जॉनसन एंड जॉनसन की जो कुल बिक्री है वो एक साल की लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे ही फाइजर एक कंपनी है, वो भी जॉनसन एंड जॉनसन की तरह 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की सेल करती है। रोश नाम की एक कंपनी है, नोर्वाटिस नाम की एक कंपनी है, एक मर्क नाम की कंपनी है, एक ग्लेक्सोस्मिथलाइन नाम की कंपनी है, एक सनोफी नाम की कंपनी है, एक एबवी नाम की कंपनी है, एक ताकेदा नाम की कंपनी है, एक चीन की कंपनी है शंघाई फार्मास्यूटिकल होल्डिंग। तो ये सारी कंपनियों का जो कारोबार है ये 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इनकी जो कमाई है, इनका जो प्रॉफिट है, वो हर कंपनी का कम से कम 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का केवल प्रॉफिट है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पर है, जहां पर खूब रिसर्च होती है, जहां पर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैं, जहां पर रिसर्च पेपर खूब छपते हैं, उस अमेरिका में भी आज लोग बीमार हैं। और इस कोरोना के वायरस ने बताया कि अमेरिका में जो तबाही मची, अमेरिका में जो डेथ हुई, अमेरिका में जितने लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, यदि हम भारत से कंपेयर करते हैं तो देखिए अमेरिका पूरी दुनिया का ठेकेदार है। तो इस अमेरिका में पिछले साल जब कोरोना आया था तो पूज्य स्वामी जी महाराज का ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ, हमें भी पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ। तो वापसी में जब हम आए तो उस समय कोरोना फैलना शुरू हो गया था। जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो अमेरिका की संसद में भारत की एक रिपोर्ट पेश की गई कि भारत के हालात बहुत खराब हैं, भारत में धारावी है, भारत में दिल्ली है, भारत में बहुत डेंस पॉपुलेशन है, और भारत के लोगों में समझ भी नहीं है, भारत में डॉक्टर भी नहीं है, भारत में हॉस्पिटल भी नहीं है, भारत में बेड भी नहीं है, भारत में ऑक्सीजन भी नहीं है, भारत में वेंटिलेटर भी नहीं है। तो भारत में अमेरिका में रिपोर्ट पेश की जा रही है कि भारत में अगर कोरोना फैला तो भारत में तबाही मच जाएगी, भारत में सड़कों के ऊपर लाशें पड़ी होंगी, और भारत में सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। आज कोरोना की 2 वेव्स आ चुकी हैं। भारत में कोई ऑक्सीजन की प्रचुर उपलब्धता नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, बेड नहीं थे, थोड़ी दिक्कत हुई है सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम पेशेंट की रिकवरी का रेशो देखें, डेथ रेशो देखें, तो अमेरिका से कई गुना ज्यादा अच्छा भारत का रेशो है, जहां पर स्वास्थ्य के नाम पर, एलोपैथी के नाम पर बहुत कम खर्च किया जाता है। और ये जो कम डेथ रेट है भारत का, इसके पीछे जो मूल कारण है वो आयुर्वेद का कारण है। आज उत्तराखंड के अंतिम गांव में बैठे व्यक्ति को भी पता है कि सुबह कैसे उठना है, किस प्रकार से भोजन की थाली बनानी है, कैसे ताजा खाना बनाना है, कैसे खाने में हल्दी का प्रयोग करना है, जीरे का प्रयोग करना है, मसालों का प्रयोग करना है, कैसे हमें कौन सी जड़ी बूटी का प्रयोग करना है, दिनचर्या में हमारी जो जैविक घड़ी है उसके अनुसार कैसे हमें समय पर सोना है, समय पर उठना है। तो ये जो हमारी भारतीय दिनचर्या है, भारत के एक एक अनपढ़ गांव में, जिसको हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि ये साक्षर नहीं है, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उस गांव के व्यक्ति को भी पता है कि शाम को मुझे गोभी नहीं खानी, शाम को कढ़ी नहीं खानी, शाम को कोई ऐसी चीज नहीं खानी जो मेरे शरीर में वात को प्रकोपित कर सकता है। उसको भी पता है कि खाना ताजा खाना है, उसको भी पता है कि मुझे रोज नहाना है, समय के ऊपर सोना है, मुझे मेहनत करनी है। जो कर्मयोग का गुण भारत के गांव के लोगों के अंदर है कि कुछ भी नहीं है, एक चारपाई और 4 बर्तन है तो भी वो खुश हो लेते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण है भारत की जीवन शैली और भारत का आयुर्वेद। अगर अपने देश को स्वास्थ्य मिल सकता है तो वो केवल आयुर्वेद के रास्ते पर मिल सकता है, आयुर्वेद के मार्ग पर चलकर मिल सकता है। और हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने, हमारे भारत के हमारे पूर्वजों ने आयुर्वेद के ऊपर बहुत गंभीर चिंतन किया है, बहुत गहरा चिंतन किया है। अब देखिए, जो कोरोना वायरस आया है, अभी एंटीबायोटिक की हम खूब बात सुनते हैं। ये जो एंटीबायोटिक का पूरा सिद्धांत है, ये आयुर्वेद में कहीं भी नहीं है। आयुर्वेद में कोई जर्म थ्योरी नहीं है, आयुर्वेद में किसी एंटीबायोटिक को नहीं माना जाता। आयुर्वेद में वात पित्त कफ की थ्योरी है, इम्यूनिटी की थ्योरी है। तो ये जो एंटीबायोटिक की थ्योरी है, ये 1922 में पहले फ्लेमिंगो ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की, और खोज करने के बाद उसने खुद मना किया कि इस एंटीबायोटिक का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ये मानवता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एंटीबायोटिक का 1940 से लेकर 40 के दशक में पेनिसिलिन का जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो उसके बाद लगातार लोगों ने
लगभग 1980-90 तक खूब इसका प्रयोग किया। बचपन में आपको भी ध्यान होगा कि डॉक्टर के पास किसी बीमारी को लेकर जाओ, डॉक्टर छोटा सा इंजेक्शन कलाई के ऊपर लगाता था, चेक करता था कि रिएक्शन तो नहीं है, और उसके बाद सीधा पेनिसिलिन को लगा देता था। कोई भी बीमारी हो, बैक्टीरिया की हो, वायरस की हो, फंगस की हो या कोई दूसरी हो, और लोगों को यह लगा था कि ब्रह्मास्त्र मिल गया, मतलब अब मानव इतना ताकतवर हो गया है कि वो बीमारियों को हरा सकता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि 2014 में WHO ये कह चुका है कि पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा आ चुका है, और अब पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि पूरी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है वो कोरोना नहीं है। WHO के डायरेक्टर जनरल मिस्टर टेड्रोस ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने जो बड़ा खतरा है वो कोरोना नहीं है, कोरोना से भी बड़ा खतरा आने वाला है, सुपर बग का खतरा। और ये सुपर बग का खतरा इतना बड़ा खतरा है कि इससे 1 करोड़ लोग भी मारे जा सकते हैं। कोई सर्जरी नहीं होगी, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक बेअसर हो जाएंगी, ऑपरेशन थिएटर को बंद करना पड़ेगा। तो ये पूरी एलोपैथी की कहानी है, एलोपैथी की सच्चाई है। और एलोपैथी में जो रिसर्च की जाती है वो आधी से ज़्यादा झूठी होती हैं। दवाइयाँ हैं वो 95% कोई असर नहीं करती। तो भारत को यदि स्वास्थ्य मिल सकता है तो भारत और पूरी दुनिया की प्रकृति के लिए केवल आयुर्वेद है। आयुर्वेद के रास्ते पर ही भारत को स्वास्थ्य मिल सकता है। और ये आयुर्वेद इतना सरल है, इतना सहज है, इतना आसान है कि ये घर घर में है, ये गांव गांव में है। भारत की प्रकृति ऐसी है कि केवल आयुर्वेद ये कहता है कि आपको कोई बीमारी, देखिए बाकी सारी जितनी भी पैथियां हैं ये सब काम शुरू होता है बीमार होने के बाद। आयुर्वेद का 90% काम शुरू होता है आपको स्वस्थ रखने के लिए। जितनी फार्मा कंपनियां हैं वो दवाई कंपनियां हैं, दवा कंपनी है, कोई भी स्वास्थ्य कंपनी नहीं है। और कोई भी दवा कंपनी ये नहीं चाहती कि आप स्वस्थ हों। हर दवा कंपनी ये चाहती है कि आप बीमार रहें, बीमार रहकर आप लंबा जिएं। देखिए महर्षि चरक ने कभी भी दीर्घायु की बात नहीं की, उन्होंने जो बात की है वो हितायु की, सुखायु की बात की है। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ तो गई, लाइफ तो ज्यादा हो गई 70 साल की, 75 साल की, लेकिन लाइफ कैसी है कि बूढ़े हैं जो भार हैं, जिनकी देखरेख करने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जो चल नहीं सकते, जिनके घुटने खराब हैं, जो 50 प्रकार की दवा लेते हैं। तो महर्षि चरक का और आयुर्वेद का यह सिद्धांत है कि यदि किसी की दीर्घायु के साथ साथ हितायु नहीं है, सुखायु नहीं है, तो उस दीर्घायु का कोई मतलब नहीं है। तो जितनी फार्मा कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि आप लंबा जिएं, लेकिन लंबा कैसे जिएं? दवा खाते खाते जिएं। आज 50-40 साल के बाद बीपी हो जाता है, इसको नॉर्मल माना जाता है, शुगर हो जाता है, नॉर्मल माना जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जितनी जांच की जाती है उसमें बीमारियों को ढूंढा जाता है। केवल आयुर्वेद ऐसा है जो बीमारी को नहीं ढूंढता, जो स्वास्थ्य को ढूंढता है, जो स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात करता है। और देखिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, एलोपैथी की जितनी खोज हैं वो किसी फार्मा कंपनी की खोज है। और एक फार्मा कंपनी जब कोई खोज करती है तो उसको 700 से लेकर 7000 करोड़ रुपए तक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए खर्च करने पड़ते हैं। अब 700 से लेकर 7000 करोड़ रुपए तक कोई कंपनी यदि खर्च करेगी तो उससे वो प्रोडक्ट बनाना चाहेगी जिसको बेचकर वो मुनाफा कमा सके। 700 करोड़ रुपए खर्च करके कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि आपके घर के आंगन में नीम खड़ा है तो नीम ऐसे एंटीबैक्टीरियल काम कर सकता है, हल्दी से ये हो सकता है, योग से ये हो सकता है। तो ये क्योंकि नीम, हल्दी, अदरक, लहसुन, गिलोय ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसका रॉ मटेरियल आपके घर के आंगन में उपलब्ध है, आपकी रसोई घर में उपलब्ध है, आपके खेत की मुंडेर पर उपलब्ध है। तो कोई भी कंपनी योग के ऊपर रिसर्च नहीं करेगी। योग से डिप्रेशन कैसे ठीक होता है, डायबिटीज कैसे ठीक होती है, बीपी कैसे ठीक होता है, इसकी कोई रिसर्च कोई बड़ी कंपनी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि योग को कॉमर्शियल बनाकर उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ये जो एंटीबायोटिक की जो जर्म की थ्योरी है ये फेल होने वाली है, ये आने वाले समय में पूरी तरह से फेल होगी। तो आधुनिक विज्ञान हमें स्वास्थ्य नहीं दे सकता। आधुनिक विज्ञान की जितनी दवाइयां बनती हैं वो दवाइयां किसी बड़े कारखाने में बनती हैं। और आयुर्वेद का सिद्धांत क्या था? आयुर्वेद का सिद्धांत यही था कि दवाई हमारे घर के रसोई घर में हो, हमारे घर के आंगन में हो, और दवाई की हमें कभी जरूरत ना पड़े। और आयुर्वेद ने जितनी भी दवाई दी है ना वो सुरक्षा के कवच में लपेट कर दी हैं। गिलोय के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो 40 से अधिक प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, उसको यदि एक्सट्रैक्ट करके हम एक फाइटोकेमिकल का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करेगा। लेकिन जब वो पूरी गिलोय के पाउडर के रूप में, गिलोय के काढ़े के रूप में, क्वास के रूप में, सोरस के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो जो सुरक्षा के आवरण में हमें जो
केमिकल, साल्ट, हार्मोन्स, फाइटोकेमिकल्स मिल रहे हैं, वो हमारे शरीर को आरोग्य देने का और कोई साइड इफेक्ट करने का काम नहीं करते। जब एलोपैथी की दवा कोई व्यक्ति खाता है तो उसको 2 बार ठीक होना पड़ता है। एक बार तो बीमारी से, और दूसरी बार जो एलोपैथी की दवा खाई उस दवा के साइड इफेक्ट से उसको ठीक होना पड़ता है। और मैं आपके सामने बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हो रहे हैं, पूरी दुनिया आयुर्वेद को मान रही है। आज अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में 6000 से ज्यादा रिसर्च आयुर्वेद के ऊपर हो चुके हैं। कैंसर में आयुर्वेद कैसे काम करता है इसके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। गिलोय के ऊपर कई ऐसे पेटेंट हैं जो अपने देश के बाहर विदेशी लोगों ने पेटेंट करवाए हैं। हल्दी के ऊपर आज हम यूएसए के शिकागो में जाते हैं, शिकागो में के किसी बड़े कैफे हाउस में जाते हैं तो उस कैफे हाउस में हमें लेट्टे कॉफी के साथ साथ हमें टर्मरिक कॉफी भी मिलती है, गोल्डन मिल्क मिलता है। वो लोग आज हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता लग चुका है कि हमें कैंसर से बचना है तो हमें हल्दी का, आयुर्वेद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आयुर्वेद है ये सुपर साइंस है। हमारी चरक संहिता, हमारी सुश्रुत संहिता, हमारे जितने निघंटु हैं और आयुर्वेद की जो परंपरा, देखिए अभी जो एलोपैथी का डॉक्टर बनता है जिसको ये कहते हैं कि इसने 6 साल या 8 साल पढ़ाई करके एमबीबीएस एमडी कर ली तो ये कोई बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट बन गया। हमारा आयुर्वेद का विज्ञान इतना गहरा विज्ञान रहा है कि इसमें जो पढ़ाई होती थी वो पीढ़ियों की पढ़ाई होती थी। मतलब दादाजी वैद्य हैं, दादाजी ने लाखों व्यक्तियों को देखा, फिर वो ज्ञान अपने बेटे को दिया और उस बेटे के साथ उसका पोता जो 5 साल का है वो अपने घर के जो उसका चिकित्सालय है उसके अंदर बैठा है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो जंगल से जड़ी बूटियां लाता है। दादाजी नाड़ी देखते हैं, पिताजी नाड़ी देखते हैं तो उसको भी नाड़ी देखना सिखाते हैं। तो वो जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कोई 6 साल की नहीं है या 8 साल की नहीं है, उसकी ट्रेनिंग होती है 20 साल की, 25 साल की, और सारी उम्र वो रोगियों के साथ सीखता है, उससे स्वास्थ्य मिलता है। तो आयुर्वेद की ऐसी परंपरा है जिसमें हमें किसी बड़े कारखाने में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा आनंद रहा और मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं पतंजलि विश्वविद्यालय का कि जिन्होंने मुझे इस अवसर के ऊपर, इस बड़े मंच के ऊपर संबोधित करने का अवसर दिया। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज, पूज्य प्रतिकुलपति जी महाराज, पूज्य स्वामी सोमदेव जी महाराज के साथ साथ आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, डॉक्टर निधीश जी के साथ साथ पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, हमारे आदरणीय पांडे जी, डॉक्टर बहन प्रवीण पूनिया जी, सभी बहुत पुरुषार्थ के साथ यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप सबका पुनः बहुत अभिनंदन करते हुए और जिन्होंने धैर्य से मुझे सुना उन सबका भी अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।